नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 घटक 16 पानी भाग 2 अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम जल शुद्धिकरण केंद्र का सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे। तुम्हारे गांव को पानी की आपूर्ति करने वाले जल शुद्धिकरण केंद्र पर अपने शिक्षकों के साथ जाओ और वहां के अधिकारियों की अनुमति लेकर उनका साक्षात्कार लो। निम्नलिखित प्रश्न पूछकर जल शुद्धिकरण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें। पहला, सार्वजनिक जलापूर्ति के लिए किस जल स्रोत से पानी लाया जाता है? प्रतिदिन कितने लीटर पानी का शुद्धिकरण किया जाता है? पानी स्वच्छ, पारदर्शक, निर्जंतुकीकरण, रोगाणु रहित बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती है? ये प्रक्रियाएं किस क्रम में की जाती है? और अंत में पानी की दुर्गंध कम करने के लिए क्या करते हैं? यात्रा करते समय प्राय हम बोतल बंद पानी खरीदकर पीते हैं। रेल स्टेशन, बस अड्डे जैसे स्थानों पर पीने के पानी की बोतलें बेची जाती है। पानी की इस बोतल पर कौन सी जानकारियाँ छपी होती है? वे पढ़ो और अन्य लोगों को भी बताओ। पानी की बोतल पर यह छपा रहता है कि इस बोतल में पानी कब भरा गया है और इस पानी का कब तक उपयोग किया जा सकेगा। पानी खरीदते समय यह जानकारी अवश्य पढ़ो। पानी की बोतल खोलने के बाद पूरा पानी शीघ्र समाप्त करो। पानी समाप्त हो जाने के बाद बोतल को तोड़ मरोड़ कर कचरे के डिब्बे में डाल दो, जिससे उसका फिर से उपयोग न किया जा सके। अब हम देखेंगे अकाल। वाष्पीभवन द्वारा जमीन का पानी निरंतर भाप में परिवर्तित होता रहता है। इसके कारण वर्षा न होने वाले क्षेत्रों की नदियाँ, ताल तलैया, कुएं, बांधों के पानी का स्तर वाष्पीभवन के कारण क्रमशः कम हो जाता है, अथवा इनमें से कुछ स्रोत तो सूख जाते हैं, जमीन भी शुष्क हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में पशुओं, पक्षियों और हमारे लिए भी पीने के लिए पानी की कमी प्रतीत होती है। खेती के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होता। इसे ही हम अकाल कहते हैं। अकाल एक प्राकृतिक आपदा है। अकाल की स्थिति में अनाज और पशुओं के लिए चारा मिलना कठिन होता है। अपने राज्य, देश अथवा विश्व के सभी भाग में अकाल पड़ने जैसी स्थिति के बारे में तुमने सुना होगा। जिस भाग में अकाल पड़ता है वहाँ के लोगों को विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। उस क्षेत्र की समस्त वनस्पतियों, प्राणियों को भी अकाल का आघात लगता है। अकालग्रस्त भाग के निवासियों और प्राणियों को सरकार द्वारा अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। साथ साथ समय पड़ने पर उन्हें खाद्यान्न, चारा, पानी इत्यादि की आपूर्ति की जाती है। पालतू प्राणियों की देखभाल करने के लिए चारा आदि का प्रबंध किया जाता है। जल प्रबंधन। वर्षा द्वारा हमें बार बार पानी होता रहता है।
सामान्यतः पूरे वर्ष में हमें 4 महीने वर्षा का पानी मिलता रहता है। यदि बरसात के पानी का संग्रह न करें तो दैनिक उपयोग के लिए हमें पानी उपलब्ध नहीं होगा। वर्षा के जल को रोकना सीखो, रुके हुए जल को रिसवाना सीखो। वर्ष भर पानी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बरसात के पानी को रोकना पड़ता है। पानी रोकने पर उसका जमीन में रिसाव होने लगता है। भूजल का भंडार बढ़ने से वृक्षों को पानी मिलता है। साथ साथ कुओं में भी पानी भर जाता है और खेती करना संभव होता है। जमीन में पानी रिसने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, परंतु सभी स्थानों पर बांध बनाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में छोटे तालाबों का निर्माण करना, ढलानों पर छोटी छोटी मेड़ बनाना, आड़े नालियाँ खोदना, गांव में झरने, नाले इत्यादि पर छोटी दीवारें बनाकर पानी रोकने का काम सरकार तथा नागरिक एकत्र होकर करते हैं। कुछ स्थानों पर नदी के पाट में कुएं खोदकर वहां पानी का संग्रह करने की व्यवस्था की जाती है। कुछ स्थानों पर घरों की छतों पर गिरने वाले बरसाती पानी को पनारों की सहायता से आंगन में रखी गई टंकियों में संचित किया जाता है। हमें उपलब्ध पानी का उपयोग काट छांट के साथ करना चाहिए। इसके साथ साथ बरसाती पानी को रोककर जमीन में से गिरने का प्रबंध करना चाहिए अथवा टंकियों में संग्रहित करना चाहिए। ऐसा करने पर बरसात के बाद वाले समय में भी हमें पानी उपलब्ध होगा। इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास को जल प्रबंधन कहते हैं। इसे सदैव ध्यान में रखो। पानी जीवन है, इसलिए पानी रोको, रिसाव संग्रह करो और उसका उपयोग सोच समझ के करो। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।